हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोहन कुमार और आप लोगों को पता है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है ऐलान जंग सीरीज, और आज हम ऐलान जंग सीरीज का सेट 15 का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, ये पूरी की पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। यानी इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चंस 20 में से टफ होंगे, कितने ईजी होंगे और कितने मॉडरेट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐलान जंग सीरीज, जो कि आज सेट 15 है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है सीधे पेपर में आएगा, ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसा ही लिख दिया गया है कि सीधा पेपर में आएगा। बट ये गारंटी है कि इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन मतलब टाइप वाइज आपको टाइप वाइज जो क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सक्सेस कोचिंग सेंटर ये हमारा ब्रांच है जो कि रांची का है और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2010 में। यहाँ पे हम बैंक, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी, जेपीएससी, डिफेंस का तैयारी करवाते हैं और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे फ्री में वाईफाई फैसिलिटी की भी दी गई है और ऐसी लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है। यानी अगर आप क्लास करने के बाद बैठ के स्टडी करना चाहते हो तो आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी दी गई है। ये हमारे डायरेक्टर सर है विवेक सर, जिनके बारे में आप जानते हैं, अभी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणित यानी मैथ्स के 20 क्वेश्चंस मैथ्स के 20 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जब एक ब्लूटूथ एयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि की जाती है तो इसकी बिक्री यानी ब्लूटूथ एयरफोन की संख्या 20% कम हो जाती है। इसके राजस्व पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा? राजस्व पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम बोले राजस्व बराबर क्या होगा? राजस्व बराबर क्या होगा? तो एक बात बताइए, देखिएगा, ब्लूटूथ एयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि, तो हम बोले राजस्व बराबर प्राइस इंटू क्या होगा? क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्या होगा? क्वांटिटी। यानी अगर किसी चीज का प्राइस में वृद्धि हो जा रहा है तो आप क्वांटिटी कम कर दोगे, यानी कम खरीदोगे। जैसे हम बोले कि मान लीजिए एप्पल का सेट लिया गया है, एप्पल का सेट 1.5 लाख में आता है। अगर 1.5 लाख में आता है तो हम क्या करते हैं कि जो एफर्ड कर पाते हैं वही लेते हैं और जो एफर्ड नहीं कर पाते वो नहीं लेते। यानी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उसका जो कंजम्पशन होता है वो कम होता है और जो एफर्ड कर पाते हैं लेते ही हैं। और कभी कभी क्या होता है, अगर हम बोले कि मान लीजिए एक नॉर्मल सेलफोन है जिसका जो प्राइस है वो 20,000 का समथिंग में है, तो 20,000 का कंजम्पशन ज़्यादा होता है क्योंकि एफर्ड वो ज़्यादा लोग कर पाते हैं। तो बस मैं इतना बोला कि राजस्व इक्वल टू क्या होगा? प्राइस गुना क्वांटिटी। प्राइस गुना क्या? क्वांटिटी। राजस्व का मतलब इनकम कितना हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम कितना है, इनकम कितना हो रहा है। तो हम बोले जब एक ब्लूटूथ एयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि हुई, बात समझिएगा, 12% की वृद्धि हुई, यानी 25 से कितना हो गया? 28। 25 से 28, 12% का वृद्धि का मतलब 25 से कितना हो गया? 28। इसकी बिक्री में 20% की कमी आ जाती है। 20% का कमी यानी 5 से कितना हो गया? 4। 5 से 4। तो बोला है इसके राजस्व पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा? तो हम बोले कि ये 25 से 28 हो गया, ये 5 से क्या हो गया? 4 हो गया। तो हम बोले 25 25 कितना? 125 और 28 को गुना करें तो 80 और 8 चौके 32 यानी 112। तो हम बोले कितना का कमी आ गया? तो आप बोलोगे 13 का कमी आ गया। कितना में? 125 में। तो हम बोले 13 का कमी 125 में। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 25 25 125, 25 चौके 100 यानी 13 चौके कितना? 52/5 यानी 5 दाएं 50 अपने 5 चौके 20 यानी 10.4। 10.4 की क्या? कमी, यानी 10.4% की क्या आ गई? कमी यानी 10.4% की कमी, यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा, खा नंबर। अगला है, एक अलमारी 15,500 रुपये में खरीदी गई और 260 रुपये इसके परिवहन पर खर्च किया गया, तो 20% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? हम बोले 15,500 रुपये में खरीदी गई और 260 रुपये इसके परिवहन पर खर्च हुआ। तो एक बात बताइए, खरीदा था 15,500 पे, 260 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तो हम बोले टोटल खर्च कितना हो गया? तो आप बोलोगे 15,760। 15,700 कितना? 60। अब आपको 20% लाभ पर बेचना है। 20% का लाभ का मतलब हो गया 6/5। 6/5 यानी 6 बटा कितना हो जाएगा? 5। तो हम कर देते हैं 5 एकम 5,
5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 चला गया 5 25 और 1 चला गया 5 दूना 10, यानी 31 52 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना कितना 12, 6 दूना 12, यानी इकाई अंक यानी पहला अंक आने वाला है 2 आने वाला है और 2 एक ही ऑप्शन में है गा नंबर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा गा। आप पूरा कैलकुलेशन करने से बचिएगा क्योंकि टाइम कम रहता है, तो सीधा देख के बता सकते हैं क्या आंसर होगा गा नंबर। चलते अगले क्वेश्चन पे, दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी ऐसा सीरीज दिया जाए यानी सिंप्लीफिकेशन दिया जाए तो हम भी बोर्ड मास का यूज करते हैं, भी बोर्ड मास का यूज करते हैं, भी बोर्ड का मास का। भी का मतलब होता है विनकुलम, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर क्या सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 15 5 है, 3 15 है, अगर हम 15 बनाना चाहें तो 3 से गुना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा यानी 4 तिया 12, 12 3 15, 15/15। अब 15/15 का मतलब हो गया कितना 1, 1 को 25 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 25, यानी 25 आ गया। माइनस है का मतलब 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना कितना 6, यानी 25 - 6। यहाँ पे डिवाइड है तो हम लिखेंगे 9/3 इंटू क्या 5 और ये प्लस में, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी 5 तिया 15 प्लस 25 - 6, यानी 25 5 30 10 40, 40 में से 6 जाएगा तो 40 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 34, यानी घ नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफी लंबा दिख रहा है, चलिए देख लेते क्या है। चेन्नई में एक IPL का टिकट 2500 रुपए का था। जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकटों की बिक्री यानी टिकटों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई। ओके, तो टिकट का दाम कम करने पे टिकट का प्रतिशत में कितना का वृद्धि हो गया 50% की वृद्धि हुई, लेकिन राजस्व में 15% की कमी देखी गई। टिकट की घटी हुई कीमत दशमलव के स्थान 2 स्थान पर क्या होगा। तो देखिए चलिए देखते हैं। तो हम बोले कि राजस्व बराबर, अभी मैंने जस्ट कहा था राजस्व बराबर मतलब इनकम बराबर, चलो इनकम अगर पूछा जाए कि इनकम कितना आ रहा है तो आप बोलोगे प्राइस गुना क्या होगा, प्राइस गुना क्या होगा क्वांटिटी, प्राइस गुना क्वांटिटी, प्राइस गुना क्वांटिटी। राजस्व ये हो जाता है राजस्व। तो हम बोले कि टिकट का दाम क्या हो गया, चेन्नई में IPL का टिकट था 2500 रुपए का था, 2500 रुपए का था। जब टिकट की कीमत में कमी की गई, यानी टिकट का दाम में कमी की गई तो 50% की वृद्धि हुई। बिक्री में 50% की बिक्री, अगर बिक्री में 50% बिक्री हुआ यानी पहले क्वांटिटी का जगह में यह टिकट है, क्वांटिटी का जगह में क्या है टिकट है, तो हम बोले 50% का बिक्री हुआ मतलब 2 से कितना हो गया 3 हो गया, 2 से कितना हो गया 3। लेकिन क्या हुआ, लेकिन राजस्व में 15% की कमी आई। अगर राजस्व में 15% का कमी आया, 15% का क्या आया कमी आया, तो हम बोले कि 5 20 से 100, 20 से कितना हो गया 17 हो गया, 20 से कितना हो गया 17, यानी इनकम यानी राजस्व 20 से 17 हो गया। कब, जब क्वांटिटी 2 से 3 कर दी, क्वांटिटी 2 से 3 कर दी। तो पूछा है क्या कि कमी देखी गई, तो टिकट की घटी हुई कीमत 2 स्थान के बाद क्या होगा, घटी हुई कीमत क्या होगा। तो एक बात बताइए, हम जानते हैं कि इनकम जो है जब प्राइस को क्वांटिटी से गुना करेंगे तभी आएगा। तो एक बात बताइए, 2 को 20 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो आप बोलोगे 10 से, कितना से 10 से। यहाँ 17 है तो 17 का मल्टीपल चाहिए, लेकिन 2 गुना 10 20 होगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। 3 को हटाने के लिए ऊपर में हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, यानी ये हुआ कि जो प्राइस है वो 30 से कितना होने वाला है 17, प्राइस से क्या होने वाला है 17, प्राइस और 30 से कितना होने वाला है 17, सॉरी प्राइस जो है 30 से क्या होने वाला है 17, यानी पहले प्राइस 30 था, अब कितना हो जाएगा 17। इसी का मान दिया हुआ है 2500, यानी इस 30 का मान दिया हुआ है 2500, इस 30 का मान दिया 2500, तो 1010 यानी 1 का मान आ गया 250/3। 1 का मान कितना आ गया 250/3। अगर 1 का मान 250/3 है तो 17 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 250 गुना 17/3, 17/3। तो क्या हो जाएगा, तो चलिए गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा 17 × 5 = 85 का 5 8, 17 दूना 34, 34 और 8, 34 और 8 कितना हो गया 42 बटा कितना 3 और 1 0, यानी ये हो गया 4250 डिवाइडेड बाय 3। तो काटते 3 से, 3 एकम 3, यहाँ चला गया 3 चौके 12, फिर 3 एकम
3, 2 चला गया, 3 छक 18 यानी 1416, उसके बाद 2 बचा तो 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 1416.67 से कट गया, यानी घा नंबर 1416.67 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पढ़ लीजिए। एक दुकानदार फलों का उपहार पैकेट बेच रहा है जिसमें वह सेब और आम मिलाकर दे रहा है, सेब और आम मिलाकर दे रहा है, सेब और आम मिलाकर दे रहा है। पैकेट में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की औसत दर से, बात समझिएगा, पैकेट में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की औसत दर से कुल 12 किलोग्राम फल है, 12 किलोग्राम फल है। पैकेट में 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 8 किलोग्राम सेब है। सेब कितने हैं? 8 किलोग्राम। हम बोले एप्पल जो है 8 केजी है, 8 केजी है। कितना रुपए पर किलोग्राम से? तो आप बोलोगे 90 रुपए पर केजी, 90 रुपए पर केजी, 90 रुपए पर केजी। और एप्पल हो गया, एप्पल हो गया। उसके बाद क्या है? मैंगो है। तो हम बोले जबकि x रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 4 किलोग्राम आम है। कितना किलोग्राम आम है? 4 केजी। कितना से? x रुपए पर केजी, x रुपए पर केजी। और इस मिश्रण को जब वो पैकेट बनाया गया तो कुछ आम डाला गया, कुछ सेब डाला गया, और उसमें 8 केजी क्या था? एप्पल था। और मैंगो कितना था? 4 केजी। तो हम बोले टोटल कितना हो गया? 12 केजी। और उसको बेचा कितना पे जा रहा है? 100 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी, यानी 100 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी। तो हम यहाँ बेसिकली एलिगेशन लगाने वाले, हम बेसिकली यहाँ पे क्या लगाने वाले? एलिगेशन लगाने वाले। एलिगेशन में कभी और समझा दूंगा, फिलहाल यहाँ समझिए, या इसके बाद ही मैं समझा दूंगा। एलिगेशन लगाने वाले तो हम बोले कि 100 रुपए पर केजी था मिक्सचर 100 रुपए पर केजी था, ये 90 रुपए पर केजी था। तो हम बोले 100 में से 90 गया तो कितना बचा? 10। 100 में से 90 गया तो कितना बचा? 10। अब यहाँ पे निकालना, अब यहाँ पे मैं वैल्यू निकालना, बात समझिएगा। हम बोले ए 8 केजी था, मतलब एप्पल 8 केजी था, मैंगो 4 केजी था। तो याद रखिएगा, जब भी आप हम समझा ही देते पहले, देखिए, जब भी आप अगर मान लेते दो सामान है ए और एक बी, ए और क्या है? बी है। एक को x रुपए पर केजी में बेचा जा रहा है, x रुपए पर केजी में बेचा जा रहा है। एक सामान को x रुपए पर केजी में बेचा जा रहा है और दूसरा को y रुपए पर केजी में बेचा जा रहा है। और इसके मिश्रण को m रुपए पर केजी पे बेचा जा रहा है, केजी पे बेचा जा रहा है। तो जब आप एलिगेशन लगाओगे तो एक वैल्यू छोटा होगा, एक वैल्यू बड़ा होगा। x अगर छोटा है m से, मान लेते हैं x जो है ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन क्या है? y है। अगर x ग्रेटर देन y है तो यहाँ पे x माइनस m हो जाएगा, x माइनस m हो जाएगा, और यहाँ पे m माइनस y हो जाएगा, m माइनस y आ जाएगा, m माइनस y। लेकिन ये याद रखिएगा, ये एक फ्रैक्शन देता है, ये एक रेशियो देता है। और ये जो रेशियो है वो किसी और चीज का नहीं आएगा। यहाँ पे नीचे क्या है? x रुपए पर केजी, यहाँ पे y रुपए कर केजी। ये जो है इस केजी का, यानी a कितना केजी है और b कितना केजी है उसका रेशियो देगा। यानी ये जो रेशियो देगा वो देगा केजी का। किसका केजी का? a और b का, a और b का केजी का रेशियो देगा। a और b का केजी का क्या देगा? रेशियो देगा। तो हम बोले यहाँ पे कि अगर ये 90 में से 100 में से 90 गया तो 10 बचा। अगर हम पूछे ए और बी यानी एप्पल और मैंगो का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे 4:1, 4:1। तो एक बात बताइए, अगर एक का मान 2:1, ये 8 केजी था, तो ये अगर रेशियो देखा जाए तो रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1 का, 2:1 का। तो एक बात बताइए, अगर एक का मान 10 है, तो हम बोले 2 का मान कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। 2 का मान कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। यानी रेशियो आ जाएगा 10:20, 10:20। अब बात को समझिएगा, अगर ये 90 रुपए 100 से कम है तो ये वाला बड़ा होगा। यानी अगर हमको 100 मतलब x में x से क्या घटाएंगे? 100 घटाएंगे। तो हम बोले x का मान क्या होगा जिसमें से 100 घटाने पे 20 आएगा? तो आप बोलोगे x बराबर कितना होना चाहिए? 120। x बराबर कितना होना चाहिए? 120। यानी 120 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये एलिगेशन लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए ताकि ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत बना सको। ठीक है, चलिए आगे चलते। ये एलिगेशन का मैंने तरीका बता दिया कि x रुपए पर केजी था, y रुपए पर केजी था। तो यहाँ पे अगर दोनों के मिश्रण को यानी a प्लस b को अगर बेचा जा रहा है m रुपए पर केजी पे, और हम यहाँ लिख दिए रीजन x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन क्या है? y है। अगर x ग्रेटर देन y है तो हम क्या करेंगे? x से m को घटाएंगे तो x माइनस m लिखेंगे, और y से
सॉरी हाँ, और m से y को घटाएंगे क्योंकि y छोटा है, तो m से y को घटाएंगे तो m माइनस वाई लिखेंगे। और ये जो रेशियो आएगा, ये जो रेशियो आएगा वो केजी पे आएगा। मतलब a कितना केजी होगा ये यहां से निकल जाएगा, b कितना केजी होगा वो यहां से निकल जाएगा। यही होता है एलिगेशन। कभी मैं एलिगेशन समझा दूंगा और अच्छे से डिटेल में जब पढ़ाऊंगा। तो चलिए यहां देखते हैं। क्वेश्चन है, पहले पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, रमेश को 800 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर 2 ऑफर मिल रहे थे। वह या तो 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट ले सकता था या 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट ले सकता था। यदि रमेश ने बेहतर ऑफर वाली योजना को चुना होता तो उसने अन्य योजना के मुकाबले कितनी अधिक बचत की होती। तो देखिए, या तो 20% प्रत्येक का 2, यानी पहला भी 20% और दूसरा भी 20%, या तो वो ले सकता था 20% का 2 छूट, एक कर्मिक छूट, या फिर ले सकता था 30 और 10 का। तो हम बोले अगर 20-20 का लेता तो हो जाता -40 और 20-25 और 5 हो जाता, कितना हो जाता 5, 20-25 अब 20-25 कितना हो जाएगा 5 के 20 सॉरी 4 हो जाता, यानी ये हो जाता 36%, ये 36%। कब? जब 20-20% वाला लेता, 20-20% वाला लेता, 20-20% वाला लेता। लेकिन अगर 30-10 वाला ले तो आप बोलोगे -30 -10 अब प्लस हो जाएगा कितना 30 गुना 10 बटा कितना 100। तो आप बोलोगे 1 2 यानी 3 हो गया, ये हो गया -40 और प्लस में कितना 3 यानी -37%। यानी अगर वो 20-20 का 2 छूट लेता तो उसको 36% का छूट मिलता, और अगर 30 और 10 का 2 छूट लेगा तो उसको 37% का छूट मिलेगा। कितना परसेंट का छूट मिलेगा? 37% का छूट मिलेगा। तो आप बताइए 36% का छूट, 37% का छूट, एक्स्ट्रा ज्यादा छूट किस पे मिल रहा है? इस पे। कितना परसेंट का? 1% का। यानी उसको 1% का अधिक छूट मिलता। कब? जब वो 30% और 10% वाला छूट लेता। तो हम बोले 1% किसका? 800 का। अगर 800 का 1% निकाला जाए यानी 1 बटा कितना 100, 10 यानी 8, यानी कितना 8, यानी पैसे में 8 रुपए का उसको एक्स्ट्रा छूट मिलता। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए पहले आप लोग। 1920 रुपए में बेची गई किसी वस्तु पर अर्जित लाभ का प्रतिशत 1280 रुपए में किसी वस्तु को बेचे जाने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? बात समझिएगा। अगर कोई इंसान किसी सामान को 1920 पे बेचता है तो जितना का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही का लॉस होगा अगर उस सामान को कितना पे बेचा जाए? 1280 पे बेचा जाए। 1280 पे बेचा जाए। तो पूछा है कि अगर हमको 25% का लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाना है तो उसको किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो आप बताइएगा। हम बोले मान लेते हैं x रुपए सीपी था, x रुपए क्या था? सीपी था। अगर हम उसको अधिक करके बेचे यानी 1920 पे बेचे तो कुछ प्रॉफिट परसेंट होगा, और अगर हम इसमें को बेच दे 1280 पे बेचे तो लॉस होगा। तो हम बोले यहाँ पे जितना का परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही का यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो हम बोले यहाँ पे बात समझिएगा, हम बोले गैप दोनों का देख लीजिए कितना का है, गैप देख लीजिए। तो आप बोलोगे 1280 हो गया, 20 हो गया 1300, 640, कितना 640। गैप कितना का है? 640 का। गैप 640 को आधा 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 300 कितना 20, यानी 1280 में या तो 320 जोड़ दीजिए या तो 1920 में से 320 घटा दीजिए, एक ही आंसर आएगा। तो 12 3 15 और 1 1600, यानी x का मान होना कितना चाहिए था? 1600। x का मान कितना होना चाहिए था? 1600। अब बोला है 25% का लाभ चाहिए। अगर 1600 पे 25% का लाभ चाहिए तो हम बोले 1600 पे अगर 25% का लाभ चाहिए तो 25 चौके 100 यानी 5 बटा कितना 4, 4 चौके 16 यानी 400, 4 पचे 20 यानी कितना 2000, यानी 2000 रुपए का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए पहले आप लोग। एक पुलिसकर्मी ने 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? चलिए देख लेते हैं 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम बोले कि
पुलिस का स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर और चोर का स्पीड है 20 किलोमीटर क्या पर आवर। ये 25 किलोमीटर पर आवर, ये 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले बताइए 25 और 20 एक्स्ट्रा, एक घंटा में पुलिस एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। बात समझिएगा, हम बोले कि एक पुलिस जो है 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और चोर 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 1 घंटा में पुलिस चोर से कितना किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। तो आप बोलोगे 1 घंटा में पुलिस 5 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, 5 किलोमीटर। और टाइम टोटल है कितना, 3 मिनट। तो 3 मिनट को अगर हम घंटा में बदल दें, या तो 3 मिनट को घंटा में बदल दें, तो घंटा में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 3 बटा कितना 60, 3 बटा 7 यानी 5 या 15 चौके 60 यानी 1/4 किलोमीटर, 1/4 किलोमीटर, 1/4 किलोमीटर। और 1/4 किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर 1000/4 यानी 250 मीटर, 250 मीटर। तो बोला है कि 250 मीटर हो गया। तो एक पुलिसकर्मी ने 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 25 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की घंटा की चाल से दौड़ते हैं। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो 3 मिनट में वो पुलिस एक्स्ट्रा कितना चल चुका होगा, 250 मीटर। तो पहले था 420, उसमें से 250 किलोमीटर चल चुका है। तो 0 का 0, 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 170 यानी 170 यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा, 170 यानी गा नंबर। अगला है ये महान इंसान को देख लीजिए। नाम डालने में 5 मिनट नहीं लगाते हैं, अपना नाम और मेरा नाम चिपका दिए हैं जो टाइपिंग करते वो सोहन देख लीजिए, जो कि मेरा नाम है। वाह क्या बात है इंसान का। सोहन और जयप्रकाश एक साथ कार्य करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि जयप्रकाश अकेले उसे 24 दिनों में कर सकता है। बताओ, अपना एफिशिएंसी भी बढ़ा के बता दिया है, सही है। चलो 24 दिनों में पूरा कर सकता है। सोहन प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, सोहन प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। हम बोले सोहन और जयप्रकाश, यानी सोहन और जयप्रकाश दोनों मिलकर कितना दिन में, 16 दिन में कर सकता है। जयप्रकाश अकेले 24 दिनों में कर सकता है, 24 दिनों में कर सकता है। तो हम बोले इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48, यानी दोनों मिलकर एफिशिएंसी 3 था। जयप्रकाश का एफिशिएंसी अकेले कितना है, 2 है। तो बताइए सोहन का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, 1। सोहन का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, 1। अब बताइए एक एफिशिएंसी के साथ उसको 48 काम करना है, 48 काम करना है एक एफिशिएंसी के साथ, तो टाइम भी कितना लगेगा, 48 दिन। 48 दिन कहने का मतलब है गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, पढ़ लीजिए। 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। चलो देखते हैं, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग, अब इसे सॉल्यूशन देखिएगा। मैं बोल रहा हूं कि 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते थे। उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। तो एक बात बताइए, 5 दिन बाद 10 और आदमी जुड़े, तो पहले बताइए क्या 5 दिन का काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बोलोगे खत्म हो गया, यानी 15 दिनों में करना था, 5 दिन का काम खत्म हो गया। 5 दिन का काम खत्म हो गया तो बचा कितना दिन का काम, 10 दिन का काम। कितना दिन का काम बचा, 10 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 दिन का काम बचा। और 10 दिन का काम बचा कितने लोगों का, 40 लोगों का, 40 लोगों का। बात समझिएगा, 10 दिन का काम बचा 40 लोगों का, यानी 40 लोग अगर 10 दिन और काम करते तो काम खत्म हो जाता, यानी इतना काम बचा, इतना काम बचा। अब इस काम को कौन करेंगे, बात सुनिएगा कि 5 दिनों के बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, 10 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, 10 और आदमी जुड़ गए, तो हम बोले कि अब काम x दिन में खत्म हो जाएगा। अब x दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब कितने लोग मिलकर काम करेंगे, पहले 40 था, 10 और आ गया, तो हम बोले 50 लोग मिलकर काम करेंगे। हम बोले x दिन में खत्म होगा, लेकिन काम कितने लोग करेंगे, 50 लोग। तो हम बोले 1 0 1 0 5 एकम 5 5 दूना 10 यानी 4 दूना 8, यानी x बराबर कितना 8, यानी x बराबर कितना 8 दिन, 8 दिन। यानी अब जो बचा हुआ काम जो 10 दिन में कंप्लीट होने वाला था, अब कितना दिन में होगा, 8 दिन में। और दोनों मिलकर 5 दिन ऑलरेडी काम कर चुके हैं, सॉरी 40 लोग अकेले 5 दिन काम कर चुके हैं, तो 8 + 5 यानी 8 में से 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 दिन काम हो चुका था, तो टोटल दिन कितना हो गया 13, यानी 13 दिन में वह काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए स्टार्ट करते, 11 का क्या होगा। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए,
आप जानते हैं कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको क्या ज्ञात करना है, गोले का व्यास ज्ञात करना है, गोले का व्यास। तो आप जानते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसी का वैल्यू दिया है 176। आपको फाइंड करना है कि व्यास क्या होगा। तो हम बोले 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 22176। तो चलिए देख लेते क्या होगा। हम बोले कि यहाँ पे अगर बोले 4 दूना 8 से काट देते तो 11 बार में चला जाएगा। 8 से काटते हैं तो 8 दूना 16, 6 चला गया, 8 सती 56, 56 चला गया, 5 चला गया, 8 सती 56 और 8 दूना 16, यानी इतना बार में चला गया। 11 एकम 11, तो 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 5, 11 पच्चे 55, 11 दूना 22 यानी 252। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुना 252। तो 252 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुना 7 या 21, 4 7 6 42 यानी 7 गुना 36। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 गुना 36 आ गया, यानी 2 पेयर है तो 7 बाहर और 36 का मतलब 6 बाहर, तो 7 6 कितना 42, 7 6 42, यानी इसका रेडियस आ गया 42। अगर रेडियस 42 है तो व्यास कितना होगा 84, यानी डबल हो जाएगा। तो 84 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 84। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि काफी बड़ा है, तो चलिए देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन भी बड़ा होगा या बस क्वेश्चन देखने में बड़ा है। तो पहले क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं, आप लोग भी पढ़िए। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद पर 20% की छूट दे रही है जिसकी कीमत 80,000 रुपये या उससे अधिक है। यानी अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का दाम 80,000 या उससे अधिक है तो आपको 20% का छूट मिलेगा। अगला है, अगर 50,000 रुपये और 79,999 रुपये के बीच हो, यानी 50,000 और इतना के बीच में हो तो 16% का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। और अगर 20,000 और इतना के रुपए के बीच में हो तो 10% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। उसके बाद है, मोबाइल कवर, एयरफोन, चार्जर आदि जैसे किसी भी मोबाइल एक्सेसरीज की खरीद पर 3% का छूट मिलेगा, दे रही है। नियम और शर्तों के अनुसार ये सभी छूट स्वतंत्र है और केवल मूल्य रेंज के आधार पर प्रदान की जाती है। ओके, अजय ने 4,000 रुपए की कीमत का एक मोबाइल 40,000, अजय ने 40,000 रुपए की कीमत का एक मोबाइल और 90,000 रुपए का एक लैपटॉप और 400 रुपए का एक मोबाइल कवर खरीदा, उसे कुल कितनी छूट मिला, उसे कुल कितना छूट मिला। तो देखिए उसे कुल कितना छूट मिला, चलिए इसको छोटा नहीं करते, यहीं पे बना देते हैं। उसे कुल कितना छूट मिला, तो चलिए उसे कुल कितना छूट मिला, बात तो समझिएगा। हम बोले अजय ने 40,000 रुपए की कीमत का एक मोबाइल खरीदा, 40,000, तो हम बोले 40,000 कहाँ लाई करेगा, तो आप बोलोगे 20,000 और 49,999 के बीच में लाई करेगा। और इस पे छूट कितना दे रहा है, तो आप बोलोगे इतना रुपए तक के वस्तुओं पर 10% का छूट है, 10%, यानी 40,000 का 10% का मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा 10, यानी 10 कैंसिल, यानी यहाँ पे कितना हो गया 4,000 रुपये, यानी छूट यहाँ पे कितना का मिल गया 4,000 का। अगला है कि रुपए की इतना हो गया, और 90,000 रुपए का एक लैपटॉप पर 90,000 का लैपटॉप, अगर 90,000 का लैपटॉप है 90,000 का लैपटॉप है तो वो लाई करेगा किस पे 80,000 और उससे अधिक पे, तो इस पे छूट कितना का मिल रहा था 20% का। अब 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 18 पचे 90, यानी 18,000, कितना हजार 18,000, यानी 90,000 वाला पे 18,000 का छूट मिलेगा, 40,000 वाला पे 4,000 का छूट मिलेगा। अगला है 400 रुपए का एक मोबाइल कवर खरीदता है, तो 400 रुपए का एक मोबाइल कवर खरीदता है तो कवर पे कितना परसेंट का छूट था 3% का, यानी 3 बटा कितना 100, यानी 1, यानी टोटल छूट कितना हो गया 12, यानी 4,000 और 18,000 22,000 कितना 12, अगर जोड़ोगे तो 22,000 कितना आ जाएगा 12, 22,012, तो 22,012 कहाँ आंसर है, तो गा नंबर पे आंसर है 22,000 कितना 12, और वही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतना रुपए और 5 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाती है तो वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट और सबसे इजी क्वेश्चन है, कहते हैं कि सबसे इजी क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं कैसे इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है और 5 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है।
तो पूछा है तो जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाती है तो वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो, हम बोले 5 साल में इतना, 3 साल में इतना, आप सीधा 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर दो, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना साल का, 2 साल का, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 साल का हो जाएगा, ये कितना 5 और 3 में 2 साल का गैप है, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा 6400 बटा कितना 4900, 6400 बटा 4900, एक यानी 64 बटा 49, यानी पूछे अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 8 बटा कितना हो जाएगा 7, 8 बटा 7, यानी 7 का चीज को 8 पे बेचा जा रहा है, तो 1 का प्रॉफिट 7 पे, और 1 बटा 7 का मतलब पता है सबको 14 सही 2 बटा 7% होता है, 14 सही 2 बटा 7% होता है। अगर आपको इस पे डाउट है तो मैं ये समझा सकता हूँ, यहाँ देखिए अगर आपको इस पे डाउट है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझिएगा। मैंने कहा कि बताइए अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट मतलब होता है अमाउंट बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल प्लस क्या, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस क्या, इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन पे जब हम ब्याज को जोड़ दें तो अमाउंट निकलता है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, बात समझिएगा, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, तो हम बोले कि मिश्र धन अगर निकालना हो, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, क्या मूलधन, तो हम बोले कि अगर आपको अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में क्या जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, आपको सीधा मूलधन मिल जाएगा। तो हम जानते हैं कि एसआई में सीआई में पढ़े होगे आप लोग, सीआई में पढ़े होगे कि अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप लिखते P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर n, डिपेंड करता है 1 साल का तो 1, 2 साल का तो 2, 3 साल का तो 3। उसी तरह अगर हम बोले कि अगर 5 साल का है, 5 साल यानी 5वां साल का अमाउंट निकालना है, तो आप लिखोगे P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। उसी तरह ये 5 साल का हो गया, और अगर हम बोले कि 3 साल का है, 3 साल का अमाउंट निकालना है, तो आप लिखोगे P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का पावर क्या लिखोगे, 3। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आप ही बताइए क्या ये P से P कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलोगे P से P कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये आ जाएगा 5वां साल का अमाउंट बटा तीसरा साल का अमाउंट बराबर ये आ जाएगा 1 प्लस R बाय 100, यहाँ देखिए ये भी सेम है, ये 5 ये 3 है, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2, यानी 2। और इसी को हम लोग नाम देते हैं 1 प्लस R बाय 100 को ही क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हम अभी जस्ट लिखे थे कि A5 बाय A3 इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना साल का, 2 साल का। अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले यही फॉर्मूला अप्लाई किए, ये फॉर्मूला नहीं है, ये समझने वाला चीज़ है, कंसेप्ट है। तो अगर मैंने इसको अप्लाई किया था, यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 साल का, तो 2 साल का क्यों आएगा, क्योंकि गैप कितना का है, 2 साल का है। ये 5 का था, ये 3 का, ये 5 साल का, ये 3 साल का, गैप 2 साल का। अगर 2 साल का गैप है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 साल का होगा 6400 बटा 4900, काट दीजिए 8 बटा 7, मतलब 1 का वृद्धि कितना पे, सॉरी 7 पे, तो 1 बटा 7 का मतलब 14 सही 2 बटा 7%। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि क्या था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। तो देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या है। वर्ष 2019 में इतना की राशि का 12% वार्षिक की दर से सावधि जमा में निवेश किया गया था, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी। वर्ष 2022 में इसका मूल्य लगभग क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। लगभग में पूछा है तो लगभग में ही निकाल देते हैं हम लोग। लगभग में क्या होगा, बात को समझिएगा। लगभग में इसका मूल्य क्या होगा, देखिए हम बोले कि 2019 में इतना था, 2022 में पूछा है, तो साल कितना, 3 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ कितना रहा है, 12% पे। 12% का मतलब हो गया 28 बटा कितना, 25, 28 बटा कितना, 25। अब 28 बटा 25 से बढ़ रहा है, या फिर आप लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं 112 बटा कितना, 100, 112 बटा 100। तो हम चाहते हैं कि इसको चलो 112 बटा 100 पे कर देते, 112 बटा 100 पे। तो अगर हम लिखे 1 2 0 और 1 2 3 गुना कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 112 बटा 100 गुना 112 बटा 100 और गुना 28 ही लिख देते हैं, चलो यही लिख देते हैं 112 बटा 100। तो आप बोलोगे 2 0 2 0 4 0 1 2 3 4 0, कैंसिल हो गया। अगला हो गया 112 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 12 12 44 हो जाएगा, एक बचा 112 और 12 124 125 इतना हो जाएगा। और अगर मैंने 12 को 112 से गुना किया तो 12 12 44 का 44, एक बचा 12 कम 12 और एक कितना हो गया 13
यानी 1344 को डिवाइड करेंगे कितना से, इतना से, सॉरी अब हम लोग क्या करेंगे कि 12,544 को गुना करना है 1344 से और डिवाइड करना है 100 से। तो यहाँ देखिए हम क्या कर सकते हैं, गुना करने का, तो गुना कर ही लेते चलो। 4 चौके 16 का कितना हो जाएगा 6, कैरी 1, 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 और 1 33 का 3, 33 का 3 कैरी कितना 3, 4 पचे 20, 4 चौके 16, 36, 36 और 4 तिया 12, 36 और 12, 36, 38 10 48, 48 और 3 51, 51 का 1 कैरी कितना 5, 5। उसके बाद 4 दूना 8 और 5 चौके 20, 28, 28 और 12 30, 40, 40 और 4, 40 और 4 44, 44 और 5, 44 और 5 कितना 49, यानी 100 से डिवाइड करना है तो पॉइंट के बाद 91 के पास 91.36। तो हम बोले पॉइंट आपको अगर नहीं लेना है तो 91 लास्ट में आ रहा है, तो 91 किस में है, तो आप बोल सकते हो गा नंबर। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको दो लास्ट का 2 डिजिट से ही पता चल गया कि 91 किसका है, तो एक ही नंबर है गा नंबर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 91। बाकी का आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके आधार की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ये वाला डबल लिखा चुका है इसलिए इसको काट दिया जा रहा है। चलिए प्रतिशत कमी क्या होगी, तो आप बताइए क्या होगी। चलिए देखते हैं। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके आधार की त्रिज्या में कितना 15% की कमी की जाती है तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा। तो हम बोले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है CSA यानी कर्व सरफेस एरिया बोलिए या फिर LSA बोलिए, लेटरल सरफेस एरिया। तो हम बताइए, हमको खाली ये बताइए, क्या अगर मैं बोलूं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, 2π तो कांस्टेंट है, 2 उसमें भी होगा, पाई उसमें भी होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। चेंज क्या हुआ है RH पे, यानी R और H पे चेंजिंग आया है, तो इसी पे काम करेंगे हम लोग, इसी पे। तो हम बोले आधार की त्रिज्या में 15% का कमी, 15% का कमी यानी 17 कितना 20, 17/20। H में 25% की वृद्धि, 25% का मतलब 25 चौके 100 यानी 5 कितना 4, यानी 17 × 5 = 85 और कटी जाए तो काट ही देते पहले। चलो 5 × 5, 5 चौके 20 यानी 17 कितना 16, 17/16। तो हम बोले 16 के समान 16 पहले था, अब 17 हो गया, तो वृद्धि कितना 1 का कितना पे 16 पे, और 1/16 का मतलब होता है 6.25 यानी 6.25% इसका उत्तर हो जाएगा। 1/16 यानी 6.25 क्लास में करवाया जा चुका है। आगे चलते हैं और देखते हैं। एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है, तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। चलिए ठीक है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर और चोर 20 मीटर दौड़ता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर और चोर 20 मीटर दौड़ता है, तो बोला पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। पुलिसकर्मी कितने मिनट में चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। चलिए सॉरी, पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, तो चलिए देख लेते हैं कितने समय में पकड़ लेगा। तो आप बताइए 120 मीटर आगे है, अब हम खाली इतना बोले कि ये चल रहा है 26 मीटर और ये चल रहा है 20 मीटर प्रत्येक मिनट में, तो हमको खाली बता दिए 1 मिनट में पुलिसकर्मी चोर से कितना ज़्यादा चलेगा। तो 26 में से 20 गया तो बचेगा 6 मीटर, यानी पुलिसकर्मी 1 मिनट में 6 मीटर ज़्यादा चलेगा। 1 मिनट में 6 मीटर ज़्यादा चलेगा, उसको पकड़ने के लिए 120 मीटर ज़्यादा चलना होगा। तो हम बोले इसको किससे गुना कर दीजिए 120 बनाने के लिए, तो आप बोलोगे 6 है तो इसको 20 से गुना कर दीजिए, 20 से। तो अगर यहाँ 20 से गुना होगा तो ये भी तो 20 से गुना होगा, तो ये अगर 20 से गुना हो गया तो कितना मिनट लगेगा 20 मिनट, यानी 20 मिनट में पुलिस जो है किसको पकड़ लेगा, चोर को पकड़ लेगा। अगला है ये वाला, यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती n है तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए
बेसिकली ये क्वेश्चन समझने का है, ये क्वेश्चन क्या करने का, समझने का है। तो हम बोले एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए नंबर से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो दिए हुए नंबर से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको हम एलसीएम कहते हैं। तो एक बात बताइए, अगर एक से लेकर 1 2 3 डॉट 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 110 तक का एलसीएम एन है, कितना है, एन है। तो अगर पूछा जाए 1 से लेकर 2 3 डॉट 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 110, उसके बाद 111, उसके बाद 112, उसके बाद 113, उसके बाद 114, उसके बाद 115 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। तो बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। हम बोले यहां से लेकर यहां तक का एलसीएम कितना है, एन है, एन है। अब हम बोले 111 का, तो हम बोले फिर से बोल रहे हैं कि एलसीएम का मतलब होता है कि आपके पास जो नंबर है उसका हर एक फैक्टर एन में होना, एलसीएम में होना, उसी को कहा जाता है एलसीएम। तो हम बोले 111 को अगर ब्रेक किया जाए तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। तो हमको खाली बता दीजिए क्या इस एन में 3 और 37 का मल्टीपल ऑलरेडी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 से गया तो 3 भी आया होगा और 37 भी आया होगा। तो हम बोले 111 का भी एलसीएम क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा, क्योंकि इसका हर एक मल्टीपल एन में ऑलरेडी है। तो हम बोले 112 देख लेते, 112 का अगर 112 है तो हम बोले 4 से 4 दूना 8 करेंगे और चलिए ठीक कितना हो जाएगा 32, यानी ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूना 8 3 4 32, बिल्कुल ठीक है। हम बोले 7 चौके 28 होता है, 7 चौके क्या होता है 28, यानी 7 गुना 16, 7 गुना 16। तो जल्दी से बता दो क्या 7 और 16 का मल्टीपल इस एन में नहीं होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा, 16 का भी मल्टीपल होगा, तो बिल्कुल इस एन में 7 और 16 का मल्टीपल होगा। लेकिन 113 एक प्राइम नंबर है, और जब भी 113 एक प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर क्या 1 से लेकर 110 में होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा, यानी 113 एन हो जाएगा, 113 एन। यानी अब 113 तक का जो एलसीएम होगा वो होगा 113 गुना एन, 113 गुना एन। अब अगर हम 114 का बात करें तो आप बोलोगे 2 गुना 57, तो 2 और 57 का फैक्टर क्या है इसमें नहीं होगा, तो आप बोलोगे होगा। उसी तरह अगर इसका बात करें तो 5 दूना 10 5 तिया 15, एक सेकेंड, 5 दूना 10 5 तिया 15, यानी 5 से। तो हम बोले 23 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा, तो होगा। तो हम बोले 1 से लेकर 115 तक का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 113 एन, जो कि घ नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। अगला है दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध और 8 भाग पानी है। मिश्रण के कितने भाग को हटाकर पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए ताकि पानी और दूध का अनुपात बराबर हो जाए, ताकि पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए तो ये क्वेश्चंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझिएगा। इसको कहते हैं मिक्सचर और एलिगेशन पे बेस्ड है, मिक्सचर पे बेस्ड है, एलिगेशन पे नहीं बेस्ड है, मिक्सचर पे बेस्ड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध और 8 भाग पानी है, यानी अगर मैं बोलूँ मिल्क कितना है तो आप बोलोगे 18, और अगर मैं पूछूं वाटर कितना है तो आप बोलोगे 8 है। वाटर कितना है, 8 है। अब क्या हुआ, मिश्रण के कितने भाग को हटाकर पानी से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी जितना आप मिश्रण हटा रहे हो उतना आप पानी डाल रहे हो, जितना हटा रहे हो उतना पानी डाल रहे हो। अब क्या हो जाना चाहिए, ताकि पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर पानी और दूध का अनुपात बराबर हो जाए यानी ये 1 अनुपात क्या हो जाना चाहिए, 1 होना जाना चाहिए। बात समझिए, ये हो जाना चाहिए 1 अनुपात कितना, 1। अगर 1 अनुपात 1 होना चाहिए तो एक बात बताइए, हम बोले आप पानी डाल रहे हो ना, आप डाल क्या रहे हो, पानी। अगर रेशियो ले लिया जाए, इसका रेशियो भी ले सकते हो, तो हम बोले 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 4। 9 अनुपात क्या हो जाएगा, 4, यानी 9 अनुपात 4। अगर हम बोले 9 अनुपात 4 है और बाद में ये 1 अनुपात 1 हो जा रहा है, तो जल्दी बताइए क्या हम दूध के साथ छेड़छाड़ किया, नहीं। पहले जितना दूध था उतना ही दूध होगा ना, छेड़छाड़ हुआ है पानी के साथ, यानी पानी ऐड हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम 9 बनाने के लिए 9 से गुना करेंगे, इसको भी 9 से गुना करेंगे, तो अब ये 9 बन गया, ये भी 9 बन गया। तो हम बोले मिल्क पहले 9 था, अभी भी 9 है, मिल्क पहले 9 था, अभी भी कितना है, 9 है। लेकिन पहले बताइए ये पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 9। तो बोले कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ, 5, यानी पानी आप 5 ऐड किए, कितना में, 9 और 9 18 में, 9 और 9 18 में, क्योंकि फाइनल मिक्सचर में ये आ ही गया, क्योंकि पानी जितना निकाले थे उतना डाल दिए। तो हम बोले 5 का एडिशन किए कितना में, 18 में, यानी 5/18 यानी घ नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगर आप गलती से इसको x मानकर बनाओगे तो बेटा इतना लंबा जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और टाइम ही खत्म हो जाएगा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। चलते अगले क्वेश्चन पे।
दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध का पानी से अनुपात 3:1 हो जाए? तो हम बोले दूध और पानी का अनुपात यानी मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1। ठीक है, मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए कि दूध का पानी से अनुपात हो जाए 3:1, यानी पानी दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए 3:1। तो पहले बताइए मिला क्या रहे हैं? आप वाटर ऐड कर रहे हो। आप ऐड क्या कर रहे हो? वाटर ऐड कर रहे हो। अगर वाटर यानी पानी ऐड कर रहे हो तो बताइए क्या दूध की मात्रा में चेंजिंग आना चाहिए? नहीं ना। दूध का मात्रा जितना पहला होगा अभी भी उतना ही होना चाहिए, तो हम बोले दूध का मात्रा में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दूध को अमित मात्रा बराबर करनी है तो आप इसको 3 से गुना कीजिएगा तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा, ये इसको 4 से गुना कीजिएगा तो ये भी किससे गुना हो जाएगा? 4 से। यानी अब ये 12, ये भी 12 और ये 3 और ये 4, तो हम बोले कितना का वृद्धि? तो आप बोलोगे 1 का। अब एक बात बताइए, शुरुआत में 12 और 3 15, यानी 15 का मान आपको दिया हुआ है शुरुआत में कितना था? 90। अगर 15 का मान 90 तो 1 का मान 15 6 90, यानी 1 यूनिट का मान कितना है? 6। तो हमारे हिसाब से बढ़ा भी कितना है? 1, यानी टोटल बढ़ा कितना है? 6 लीटर। यानी आप पानी कितना डाले हो? 6 लीटर, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये आज हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है और क्या है। यदि 12 पुरुष 60 मीटर लंबी दीवार का निर्माण 5 दिनों में कर सकते हैं तो 24 पुरुष 2 दिन में उसी दीवार की कितनी लंबाई का निर्माण कर सकते हैं? मैंने जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। फिर से बता रहा हूं कि आप लिखोगे कि टाइम T1 इंटू एफिशिएंसी E1 बाय W1 इक्वल होगा E2 इंटू T2 बाय W2 का। यानी काम को 1 मान लेना, 1 इक्वल टू 1 करेंगे तो T1 E1 इक्वल होगा E2 T2 W बाय। तो हम बोले यहाँ देखिए 12 पुरुष, तो एफिशिएंसी भी कितना हो गया? 12, सबका 1 लेते हैं। टाइम कितना ले रहा है? 12 पुरुष 60 मीटर लंबी दीवार को निर्माण करने में 5 दिन ले रहा है, तो टाइम कितना ले रहा है? 5। और हो कितना रहा है? 60 मीटर लंबा दीवार, तो काम कितना हो रहा है? 60 मीटर का। काम कितना का हो रहा है? 60 मीटर का। अब क्या हुआ? 24 पुरुष यानी एफिशिएंसी कितना हो गया? 24, एफिशिएंसी 24 हो गया। 2 दिन में, तो 2 दिन में टाइम कितना हो गया? 2 हो गया, T2 2 हो गया। पूछा कितना काम होगा? तो हम बोले 12 एकम 12, 12 दूना 24, 5 एकम 5, 12 25 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 बराबर आ जाएगा 12 चौके 48 यानी 48, यानी 48 मीटर काम होगा। तो देखिए कैसा लगा आज का सेशन, तो हमें कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहें। थैंक यू।